नमस्कार एमएसएमई फाउंडर्स। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं ये सेल्स के चार असली स्तंभ, वो चार पिलर्स जो हर बिजनेस की ग्रोथ को डिफाइन करते हैं। अक्सर क्या होता है, हम लीड तो निकाल लेते हैं, कोल्ड कॉल भी कर लेते हैं, पर कन्वर्जन वहीं रुक जाता है। क्लाइंट एक ही सवाल पूछता है, प्राइस क्या है, और यहीं से पूरी नेगोशिएशन डाउनहिल जाने लगती है। लेकिन सच ये है कि सेल्स सिर्फ प्राइस का खेल नहीं है। अगर ये चार पिलर्स मजबूत हों तो आप बिना प्राइस कट किए कॉन्फिडेंस के साथ अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेच सकते हैं, और क्लाइंट्स खुद आपको सीरियस पार्टनर की तरह देखते हैं। आज के इस डीप डाइव में आप सीखेंगे कोल्ड कॉलिंग में क्या सही है, क्या गलत, फॉलोअप कैसे आपकी सेल्स बदल देता है, ऑफर्स को इरेजिस्टिबल कैसे बनाया जाए, और क्लोजिंग के वक्त कौन सी छोटी चीजें आपको मजबूत बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा पॉडकास्ट जो आपके सेल्स अप्रोच को पूरी तरह बदल देगा। वेलकम टू सेल्स के चार स्तंभ, कोल्ड कॉलिंग से क्लोजिंग तक। लेट्स डाइव इन। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम सेल्स की कला में गहराई से उतरने वाले हैं। हमारे पास जो गाइड है वो किसी भी नौसिखिए को सेल्स का महारथी बनाने का दावा करती है। बिल्कुल, और इसमें सिर्फ तकनीकें नहीं है बल्कि एक पूरी सोच, एक पूरा नजरिया दिया गया है। हाँ, और आज हमारा मिशन इसी नजरिए को समझना है। हम इसे सेल्स के चार सबसे जरूरी स्तंभों में तोड़कर देखेंगे। पहला है कोल्ड कॉलिंग, मतलब पहली कॉल। फिर ग्राहक की ना को संभालना, जिसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहते हैं। उसके बाद फॉलोअप, यानी लगातार संपर्क में रहना। और आखिर में क्लोजिंग, मतलब डील को पक्का करना। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या करना है, बल्कि ये भी समझेंगे कि क्यों करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव है कोल्ड कॉलिंग। ये अक्सर लोगों को सबसे ज्यादा डरावना लगता है। हाँ, इस गाइड में एक बहुत ही दिलचस्प बात कही गई है, ये कि सेल्स कॉल सिर्फ एक बातचीत नहीं है, ये एनर्जी का ट्रांसफर है। एनर्जी का ट्रांसफर। ये सुनने में थोड़ा कह सकते हैं आध्यात्मिक लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। क्या मतलब है इसका? मतलब आपकी आवाज में जो जोश है, जो विश्वास है, वो फोन के जरिए सीधे ग्राहक तक पहुंचता है। अच्छा। और उन्हें प्रभावित करता है। इसीलिए गाइड कहती है कि कॉल करने से पहले आपकी खुद की एनर्जी का लेवल बहुत ऊंचा होना चाहिए। मतलब ये सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता कि आप कॉल पर क्या कहेंगी। बिल्कुल नहीं। ये इस पर भी निर्भर करता है कि आपने रात में नींद पूरी की है या नहीं, आपने एक्सरसाइज की है या नहीं, आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है। हाँ, थके हुए दिमाग से आप बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद कर ही नहीं सकते। और यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। गाइड में एक लाइन है, सोशल मीडिया नया सिगरेट है। अरे वाह, ये तो बड़ी दमदार बात है ना? सिगरेट से तुलना क्यों? तुलना इसलिए है क्योंकि जैसे सिगरेट धीरे धीरे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है, वैसे ही सोशल मीडिया की लत हमारे ध्यान देने की क्षमता को खत्म कर देती है। सही। गाइड के मुताबिक कॉल के दौरान सिर्फ एक बार सोशल मीडिया चेक करने से आपका प्रदर्शन 25% तक गिर सकता है। 25%? हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग एक साथ दो कामों के लिए बना ही नहीं है। जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आप ग्राहक को सुन नहीं रहे होते। वो एनर्जी का ट्रांसफर टूट जाता है। बिल्कुल, मतलब पूरी तरह से उस एक कॉल में मौजूद रहना। मानसिक और शारीरिक रूप से। और ये मौजूदगी सिर्फ सुनने तक ही नहीं है ना? नहीं, ये समझने के बारे में है। अगर ग्राहक को अपनी बात बार बार दोहरानी पड़ रही है तो साफ है कि आप उनकी समस्या को समझ नहीं रही हैं। सही, और इससे कॉल लंबी, थकाऊ और बेअसर हो जाती है। गाइड का लक्ष्य है कि ग्राहक के लिए हर चीज को आसान बनाया जाए। इसका एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है, जैसे किसी ऑनलाइन फॉर्म पर ऑटोफिल का ऑप्शन न हो। हाँ, कितना विरक्त करने वाला होता है। बहुत ज्यादा। सेल्स में भी हम अनजाने में ग्राहक से यही करवाते हैं। बिल्कुल, और यही सिद्धांत मीटिंग तय करते समय भी लागू होता है। ज्यादातर सेल्स वाले क्या पूछते हैं, आपके लिए कौन सा समय ठीक रहेगा? हाँ, ये तो आम सवाल है। ये एक आलसी सवाल है। अब ग्राहक को अपना पूरा कैलेंडर देखना पड़ेगा। आपने काम का बोझ उन पर डाल दिया। तो फिर बेहतर तरीका क्या है? विकल्प दें, लेकिन सीमित। जैसे क्या आपके लिए मंगलवार बेहतर रहेगा या गुरुवार, सुबह या दोपहर? अच्छा। ठीक है, तो गुरुवार दोपहर 2 बजे या 4 बजे। इससे गति बनी रहती है, फैसला लेना आसान हो जाता है। ये छोटे छोटे बदलाव ही हैं जो एक औसत कॉल को एक सफल कॉल में बदलते हैं। बिल्कुल। तो अब मान लीजिए कॉल अच्छी हुई, मीटिंग तय हो गई, सब अच्छा जा रहा था, लेकिन फिर ग्राहक ने कहा ये बहुत महंगा है। और यहीं से हमारी कहानी का दूसरा पड़ाव शुरू होता है, आपत्तियों को संभालना, जो शायद सबसे मुश्किल है। हो सकता है। और यहाँ गाइड का मूल मंत्र है, धक्का मत दो, खींचो। खींचो, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब
ग्राहक को ये समझाने की कोशिश मत करो कि आप सही हैं और वो गलत। आपको बहस नहीं जीतनी है, आपको ग्राहक को जीतना है। अच्छा। इसके बजाय उनसे ऐसे सवाल पूछो कि वो खुद उस नतीजे पर पहुंचे जो आप चाहते हैं। इसमें वो सुपरमार्केट वाला उदाहरण बहुत अच्छा है। मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग बेच रही हैं और ग्राहक कहता है कि वो सुपरमार्केट की रसीद के पीछे विज्ञापन देगा। हाँ, क्योंकि वो सस्ता है। अब एक औसत सेल्स पर्सन बहस करने लगेगा, ये डिजिटल मार्केटिंग क्यों बेहतर है वगैरह वगैरह। हाँ, लेकिन एक माहिर सेल्स पर्सन धक्का नहीं देगा, वो खींचेगा, वो एक सवाल पूछेगा। क्या सवाल? वो पूछेगा, ये दिलचस्प विचार है, पर क्या आपको सच में लगता है कि आपके सबसे अच्छे और सबसे ज्यादा पैसे देने वाले ग्राहक सुपरमार्केट की रसीदों के पीछे विज्ञापन देखते हैं? वाह, ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। मतलब आप बहस नहीं कर रही हैं, आप बस एक आईना दिखा रही हैं। सही पकड़ा, आपने उन्हें खुद सोचने पे मजबूर कर दिया। ये वाकई बहुत स्मार्ट है। यही सवाल पूछने की कला है। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ग्राहक आपकी कीमत की तुलना किसी बहुत सस्ती एजेंसी से कर रहा है और आपका ग्राहक एक रियल एस्टेट एजेंट है। ठीक है। तो आप एक एनालॉजी, एक सादृश्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं, अगर कोई दूसरा एजेंट आपके क्लाइंट का घर सिर्फ 10,000 रुपए की कमीशन में बेचने को तैयार हो जाए, तो आप उसकी सर्विस की क्वालिटी के बारे में क्या सोचेंगे? जाहिर है वो सोचेगा कि सर्विस बहुत ही खराब होगी। बिल्कुल। आपने ग्राहक को उनके ही प्रोफेशन के चश्मे से दुनिया दिखा दी। एक रियल एस्टेट एजेंट सस्ते और खराब के बीच का फर्क फौरन समझ जाएगा। तो इन सब का मतलब ये है कि हमें ग्राहक की असली आपत्ति को समझना होगा। हाँ? जब कोई कहता है ये बहुत महंगा है, तो वो असल में कह रहा होता है कि मुझे इसकी कीमत समझ नहीं आ रही। उनका डर पैसे खोने का नहीं, बल्कि गलत जगह पैसे लगाने का है। सही। और यहीं पर गाइड एक और सवाल उठाने को कहती है, कुछ ना करने की कीमत क्या है? कॉस्ट ऑफ इनएक्शन। हाँ, आपको ग्राहक के साथ बैठकर हिसाब लगाना है। उनसे पूछें, आप हर महीने कितना कमाना चाहते हैं और अभी कितना कमा रहे हैं? मान लीजिए वो 50,000 कमाना चाहते हैं, लेकिन 20,000 पर अटके हैं। तो आप कह सकते हैं, इसका मतलब है कि इस समस्या की वजह से आपको हर महीने 30,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। यानी पिछले साल आपको 3,60,000 का नुकसान हुआ। ये तो स्थिति की गंभीरता को ठोस आंकड़ों में दिखा रहा है। बिल्कुल। इससे ग्राहक को साफ साफ दिखने लगता है कि कुछ ना करने से उनकी जेब से कितना पैसा जा रहा है। और यही आंकड़े हमें बातचीत के अगले हिस्से पर लाते हैं। फॉलो अप, क्योंकि अक्सर पहली बातचीत में डील पक्की नहीं होती। हाँ, और गाइड के मुताबिक असली कमाई फॉलोअप में ही है। ज्यादातर सौदे इसलिए टूटते हैं क्योंकि सेल्स पर्सन ने बहुत जल्दी हार मान ली। बिल्कुल। ग्राहक इस बात के आदी हो चुके हैं कि अगर वो 2-3 बार फोन या ईमेल को नजरअंदाज कर देंगे तो सेल्स पर्सन गायब हो जाएगा। आपको इस पैटर्न को तोड़ना है। आपको वो बनना है जो हार नहीं मानता। हाँ, लेकिन लगातार कॉल करने और परेशान करने के बीच एक बहुत पतली सी लाइन है। बिल्कुल है। और इसका जवाब है रचनात्मकता। सिर्फ जस्ट चेकिंग इन जैसे बोरिंग मैसेज भेजने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करें? हर फॉलोअप में कोई नई वैल्यू दें, शायद कोई केस स्टडी, कोई नया आइडिया, और साथ में थोड़ा ह्यूमर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ एक बहुत यादगार तरकीब बताई गई है। अगर ग्राहक फोन नहीं उठा रहा तो वॉइसमेल पर एक मजेदार संदेश छोड़े। हाँ, वो वाला कि नमस्ते, मैं फिर से बोल रही हूँ। लगता है मैं आपके वॉइसमेल के साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता बना रही हूँ। मैं तब तक कॉल करना बंद नहीं करूंगी जब तक आपसे बात न हो जाए। हाँ, जाहिर है ये हर क्लाइंट के साथ काम नहीं करेगा। आपको थोड़ा अंदाजा लगाना होगा। हाँ, किसी सरकारी दफ्तर में शायद ये तरकीब न चले लेकिन ये दिखाता है कि आप अलग हैं, ये अप्रत्याशित है। और एक और बहुत जरूरी बात, ग्राहक पहली बातचीत के ठीक बाद सबसे ज्यादा उत्साहित होता है। इसलिए पहले 2 हफ्तों में बहुत आक्रामक तरीके से फॉलो अप करना जरूरी है। गाइड कहती है समय सौदों को खत्म कर देता है। मतलब जैसे जैसे समय बीतता है ग्राहक का उत्साह ठंडा पड़ता जाता है। बिल्कुल। और कभी ये ना पूछें कि मैं आपको वापस कब कॉल करूं। अच्छा, क्यों नहीं? इससे आप नियंत्रण खो देते हैं। फिर से वही सिद्धांत लागू होता है जो मीटिंग तय करते समय था। नियंत्रण अपने हाथ में रखें। एक समय बताएं। हाँ, जैसे क्या मैं आपको परसों दोपहर में फिर से कॉल कर सकता हूँ? ठीक है। और जब आप फॉलो अप के बाद आखिरकार ग्राहक से दोबारा बात करती हैं, तब आता है सेल्स का अंतिम पड़ाव, क्लोजिंग। और गाइड कहती है कि क्लोजिंग के समय सबसे बड़ा दुश्मन ग्राहक का डर होता है। हाँ, वो कभी सीधे तौर पर नहीं कहेंगे कि वे डरे हुए हैं, लेकिन वो कहेंगे मुझे अपने पार्टनर से बात करनी है या मुझे इस बारे में सोचना है। और ये अक्सर उनके डर को छिपाने का एक बहाना होता है। तो इस डर को कैसे संभालें? सीधे संबोधित करके आप उनसे पूछ सकते हैं, चलिए ईमानदारी से बात करते हैं, आप असल में किस बात से डर रहे हैं?
सबसे बुरा क्या हो सकता है? ये सवाल तो उन्हें चौंका सकता है। चौंका सकता है, लेकिन ये असली चिंता को सामने लाता है। जब आप असली समस्या जान लेते हैं, तभी आप उसे हल कर सकते हैं। और समस्या जानने के बाद गाइड का सुझाव है कि आप जोखिम को कम करें। कैसे? अगर मुमकिन हो तो गारंटी दें। जैसे अगर हम आपके क्लिनिक में अगले 60 दिनों में 20 नए मरीज नहीं ला पाए तो हम आपके सारे पैसे वापस कर देंगे। इस एक लाइन से आपने उनके सारे जोखिम को अपने ऊपर ले लिया। अब उनके लिए ना कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हर कोई गारंटी नहीं दे सकता, ये एक बड़ा सवाल है। अगर गारंटी मुमकिन नहीं है हाँ, तो क्या करें? तो पूरी तरह से पारदर्शी रहें। जोखिम को स्वीकार करें। आप कह सकते हैं, हाँ इसमें थोड़ा जोखिम है, कोई भी 100% गारंटी नहीं दे सकता। अच्छा। लेकिन फिर आप सबूतों को एक एक करके सामने रखें। बाजार में आपके प्रतिस्पर्धियों की सफलता, आपके अपने पिछले काम के उदाहरण। और ये कहें कि आपका विश्वास उनके डर से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल, आप उन्हें बता सकते हैं कि वे जोखिम उठा रहे हैं, लेकिन उनके पास इस ग्रह का सबसे अच्छा पार्टनर है जो उनके साथ इस जोखिम को उठाने के लिए तैयार है। इसमें आत्मविश्वास की बहुत बड़ी भूमिका है और इसी को परखने के लिए गाइड में एक और तकनीक है, 1 से 10 के पैमाने पर पूछना। हाँ, ये एक तरह से नफ्स पकड़ने जैसा है। आप पूछते हैं, अगर 1 का मतलब है कि आप इसे मुफ्त में भी नहीं लेंगे और 10 का मतलब है कि आप कल से ही शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो आप अभी कहाँ हैं? ये अनुमान लगाने की जरूरत को खत्म कर देता है। सही। लेकिन अगर कोई 6 के बजाय 2 या 3 कहता है, तो क्या इसका मतलब है कि डील खत्म हो गई है? बेहतरीन सवाल। नहीं, इसका मतलब डील खत्म नहीं हुई। इसका मतलब है कि अभी बहुत काम बाकी है। अगर वो 6 कहते हैं तो आप पूछती हैं, आपको 10 तक पहुंचाने के लिए मुझे और क्या करने की जरूरत है? ये आपको सीधे मुद्दे पे ले आता है। हाँ, लेकिन अगर वो 2 या 3 कहते हैं तो इसका मतलब है कि वो या तो सही ग्राहक नहीं है या आप उनकी मूल समस्या को ही नहीं समझ पाए हैं। तो आपको पीछे जाकर अपनी खोज फिर से शुरू करनी पड़ सकती है। बिल्कुल, ये तकनीक आपको एक स्पष्ट दिशा देती है। तो आज हमने सेल्स के इन 4 स्तंभों की गहराई से पड़ताल की। कोल्ड कॉलिंग के लिए एक ऊर्जावान नजरिया, आपत्तियों को सवालों के जरिए खींचकर संभालना, फॉलो अप एक जुनूनी उत्साह के साथ करना, और क्लोजिंग के लिए ग्राहक के डर को समझकर और जोखिम को कम करके आगे बढ़ना। ये गाइड सिर्फ तकनीक के बारे में नहीं है। जैसा हमने शुरू में कहा था, ये एक मानसिकता के बारे में है। इसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जुनूनी उत्साही, ऑब्सेसिव एंथुजियास्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप जो बेच रहे हैं उसके प्रति आप में एक जुनून है, एक दीवानगी है। आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आप एक समाधान बेच रहे हैं जिसमें आपको खुद अटूट विश्वास है। और यही बात हमें आज के अंतिम विचार पर लाती है जो हम अपने श्रोता के लिए छोड़ना चाहते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है, क्या असाधारण परिणाम सिर्फ सही तकनीकों को लागू करने से मिलते हैं, या इसके लिए एक ऐसे जुनून और लगन की आवश्यकता होती है जिसे अपनाने के लिए ज्यादातर लोग तैयार नहीं होते? क्या सेल्स में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में शिखर पर पहुंचने के लिए थोड़ा सनकी होना, थोड़ा जुनूनी होना जरूरी है?